Okay, so hello students, welcome to the class. Let's start the topic of today, which is meaning of profession or vocation. अपने को जानना है कि प्रोफेशन का मतलब क्या है. एक नॉर्मल धारणा क्या बनती है अगर मैं बिजनेस बोलता हूँ तो. बिजनेस जब बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि ये कोई गुड्स बेच रहा होगा. बिजनेस है, किस चीज़ का काम है आपका? भैया हमारा ज्वेलरी का काम है, हम ज्वेलरी बेचते हैं. किस चीज़ का काम है? भैया प्लास्टिक्स का काम है, मतलब प्लास्टिक के आइटम्स बेचते हैं. किस चीज़ का काम है? सर एल्युमिनियम का काम है, अच्छा एल्युमिनियम बेचते हैं. तो एक ये एक पर्सपेक्टिव बना हुआ है आम जनता का कि बिजनेस का मतलब कुछ ना कुछ गुड्स में डील करते होंगे. पर जब ऐसे लोगों की बात आती है ना कि यार इनका होटल चलता है, अच्छा ये होटेलियर है. जब सर्विस इंडस्ट्री की बात आती है तो लोग क्या करते हैं, उसको प्रोफेशन की तरह देखने लगते हैं. ठीक है, मान लो और किसी सर्विस इंडस्ट्री का एग्जांपल लो. लेट्स से किसी का मसाज पार्लर है तो वो मसूस है, इट्स अ प्रोफेशनल टर्म. कोई जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, इट्स ऑफकोर्स ये तो प्रोफेशन है ही. आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनोगे, यू आर अ प्रोफेशनल. CS कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ प्रोफेशनल. डॉक्टर इज़ अ प्रोफेशनल. तो कई बार क्या होता है ना, स्पेशली मैं इनकम टैक्स के टर्म्स में बात करूँ तो खुद को प्रोफेशन कहलवाने में थोड़ा सा ना नुकसान होता है. एक बात ये भी बता दूँ मैं तुम्हें, थोड़ा सा नुकसान है खुद को प्रोफेशनल कहलवाने में इनकम टैक्स के टर्म्स में. आगे कुछ सेक्शंस हैं जो हम पढ़ेंगे, PGBP के हेड में ही पढ़ेंगे. वहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्यों प्रोफेशनल कहलाना सबसे बड़ा नुकसान है इनकम टैक्स के टर्म्स में. ठीक है, तो बहुत से लोग खुद को प्रोफेशनल कहलाने से बचना चाहते थे. अब जो लोग आसानी से बच गए वो कौन है? होटेलियर. होटेलियर्स ने खुद को बिजनेसमैन बता दिया. ठीक है, और कोई एग्जांपल दो. जैसे सर्विस सेक्टर में और कौन हो सकता है? लेट्स से कि अरे गाड़ियों की सर्विस करने वाला, बताओ. सर्विस सेंटर, प्रॉपर सर्विस सेंटर. वहां पे कौन काम करता है गाड़ियों के ऊपर? प्रोफेशनल्स काम करते हैं ना. प्रोफेशनल्स होते हैं कि नहीं होते हैं वो लोग? उनको एक एक चीज की जानकारी होती है, एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के. बाइक बना रहे हैं, कार्स बना रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं सारे. लेकिन उन्होंने खुद को कैटेगराइज करा लिया धीरे से बिजनेस में. बच गए वो लोग. फंसे हम जैसे, मेरे तुम्हारे जैसे सीधे साधे लोग जो जिंदगी भर पढ़ाई करते रह गए, ये सब चालबाजी कभी सीख ही नहीं पाए. इनकम टैक्स ने कैसे पकड़ा हमको, आओ बताता हूं. द वर्ड प्रोफेशन implies professed attainments in special knowledge which is to be acquired only after patient study and application. मतलब जो भी चीज़ आप बिल्कुल मेहनत करके, पढ़ाई करके और समय देके उस चीज़ को, एक्सपीरियंस गेन करके उस चीज़ में वैसे सीखते हो, वैसी आपकी कोई स्पेशल नॉलेज है और उस स्पेशल नॉलेज का पैसा कमाते हो तुम, तो तुम प्रोफेशनल हो. ये डेफिनेशन है प्रोफेशनल की इनकम टैक्स एक्ट में. वर्ड वोकेशन क्या है? वोकेशन क्यों नहीं यूज़ किया गया? या वोकेशन क्या ज़्यादा बड़ा हो जाता, ज़्यादा ब्रॉड हो जाता, ज़्यादा नरो हो जाता, या उसका क्या मतलब होता? वोकेशन क्या है? वोकेशन इंप्लाइज नेचुरल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन फॉर सम पर्टिकुलर वर्क. वोकेशन जो है वो प्रोफेशन से किस मामले में अलग है पता है? वोकेशन मतलब आपकी नेचुरल एबिलिटी है, आप खुद ही इतने टैलेंटेड हो. कोई आपको पेशेंट स्टडी नहीं करना है, कोई आपको एप्लीकेशन करके नहीं देखना है, आप हो. एक एग्जांपल मैं देता हूँ बहुत जानदार, आप एक बार में समझ जाओगे कि प्रोफेशनल कौन है और वोकेशन किसका है. वोकेशनल कौन है और प्रोफेशनल कौन है. तो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इंटरव्यू हुआ था. ऐसे ही कोई हल्के फुल्के, कोई इंस्टाग्राम की रील में मैंने देखा था, कोई हल्का फुल्का चैनल था उसमें. और उन लोगों ने बोला कि नवाज़ भाई आपने सलमान भाई के साथ भी एक्टिंग की है और शाहरुख भाई के साथ भी एक्टिंग करी है, आप बहुत लकी हो. तो ये बताओ दोनों के साथ काम करने में डिफरेंस क्या है, मतलब किसके साथ कैसा फील होता है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि शाहरुख सर जो हैं वो चूँकि स्टेज एक्टर रह चुके हैं और उनके साथ जब वो आते हैं काम करने तो लगता है कोई प्रोफेशनल आया है. एक एक चीज़ का ध्यान करते हैं, लाइंस को अगर सेट में ज़रा भी गड़बड़ी हो गई तो पूरा फिर रीशूट कराते हैं और 4-5 बार वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि मिनिमम रीटेक्स करने पड़े, उनकी एक्टिंग की वजह से रीटेक ना हो. और
बोला सलमान भाई जब आते हैं ना, तो सलमान भाई रीशूट वीशूट रीटेक वीटेक नहीं करते, और ना करते सलमान भाई रिहर्सल। उनको तुम दोगे स्क्रिप्ट, एक बार पढ़ेंगे, कैमरे के सामने आएंगे और भाई ने बोल दिया ना, बस बोल दिया, भाई ने किया तो शॉट डन है, भाई दोबारा रीशूट नहीं करते। तो सलमान भाई क्या है, स्टार है, और शाहरुख भाई क्या है, टैलेंटेड एक्टर। शाहरुख खान इज़ अ प्रोफेशनल। मैं ऐसा वो किसी को पर्सनल नहीं बोल रहा हूँ, तो कोई फ़ैन होगा तो नाराज़ मत होना, मैं बस एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूँ कि ये जो इंटरव्यू में वाकया हुआ, इससे ये समझ में आता है कि शाहरुख खान इज़ अ प्रोफेशनल। उसने पेशेंट स्टडी की है, उसका एप्लीकेशन किया है, तब वो कला सीखी है उसने, बहुत मेहनत करता है परफेक्शन पे। वोकेशन क्या है, सलमान भाई की नेचुरल एबिलिटी। भाई जहाँ खड़े हो गए, स्माइल कर दिए, हो गया काम। भाई एक बार ऐसे ऐसे कर देंगे, वो बेल्ट वेल्ट हिला देंगे, भाई साहब 50 मिलियन व्यूज़। भाई का जलवा है। ये डिफरेंस है प्रोफेशन और वोकेशन में। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि भाई साहब, या आपने टैलेंट एक्वायर करके लिया हो, या फिर पढ़ाई करके लिया हो, या आप बचपन से तेज हो, हमें उससे मतलब नहीं है। एक बात समझ लो ध्यान से कि वोकेशन कह के तुम प्रोफेशन से नहीं बच सकते। पता है ये किसको पकड़ने के लिए डेफिनेशन डाली गई? सिनेमा एक्टर्स को। सिनेमा एक्टर्स क्या करते थे कि वो कहते थे कि भाई हम कहीं जा रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं उस मूवी में, और उस एक्टिंग के बदले हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक डेली वेजेस। एक मजदूर उठता है, मजदूरी करने जाता है, दिन भर की मजदूरी की उसको दिहाड़ी मिल जाती है। हमें भी वैसे दिन भर के मिलते हैं कि आपका ये आफ्टरनून का टाइम बुक है, उसका इतना रेट है, मिल जाएगा। तो खुद को वो सर्विस सेक्टर का दिखाते थे, इसको बिजनेस टाइप का बताते थे कि भैया मेरा यही बिजनेस है, रोज उठते हैं, दिहाड़ी करते हैं, पैसे आ जाते हैं। ये तो प्रोफेशन है ही नहीं, हमने तो ये कहीं से सीखा ही नहीं। और ये तो उस ज़माने की बात है, मैं इनकम टैक्स एक्ट जब ये प्रोफेशन में वोकेशन इंक्लूड हुआ था, ये उस ज़माने की बात है ना, जब अपने पास ये भी नहीं होता था, क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ, एक्टिंग स्कूल। जैसे प्रॉपर एक्टिंग स्कूल का आजकल फैशन है ना, बहुत सारे एक्टिंग स्कूल्स हैं, तो वहाँ सिखाते हैं, तो प्रोफेशन है ये। लेकिन उस ज़माने में एक्टिंग स्कूल्स भी नहीं होते थे, और एक्टिंग स्कूल्स होते भी थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जैसे बहुत पुराना है। तो वहाँ पे क्या होता था, एंट्री का क्राइटेरिया पता है कि अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो ही तुमको एडमिशन मिलेगा। अगर तुम एक्टर नहीं हो बचपन से, तो तुमको ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के गया और पैसे डाल दिए और उनको एडमिशन मिल गया। वो टैलेंट देख के वो ऑडिशन लेके करते थे। तो ये भी एक बड़ा सॉलिड पॉइंट था उस केस में। जब ये केस लड़ा गया था तो वकील ने बोला था कि ये देखिए सर, ये ऐसा काम है जो बिना टैलेंट के हो ही नहीं सकता, आपको आता है तो ही आप एक्टर बन सकते हो। लेकिन खैर कोर्ट ने रेवेन्यू के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई इनकम टैक्स एक्ट को बिजनेस और प्रोफेशन क्लासीफाई क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो उन दोनों को अलग तरीके से टैक्स करना चाहता है। क्यों अलग तरीके से टैक्स करना चाहता है? क्योंकि दोनों में प्रॉफिट मार्जिन्स अलग अलग हैं। बड़ी सिंपल सी बात बोली कोर्ट ने कि भैया अगर कोई 10 रुपये का सामान लेकर उसको 15 रुपये में बेच रहा है तो वो 5 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वही सर्विस का 15 रुपया ले रहा है तो उस सर्विस की कॉस्ट उसको 2 रुपये भी नहीं पड़ी होगी। तो सर्विस सेक्टर में, प्रोफेशनल सेक्टर में मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इसलिए दोनों को सेम तरीके से अगर हम टैक्सेशन रूल्स बनाएंगे, सेम तरीके की कैटेगरी में डाल देंगे, तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, रेवेन्यू को नुकसान हो जाएगा, लोग अपने प्रॉफिट को अंडर रिपोर्ट करेंगे। तो ये पर्पस जो है इनकम टैक्स एक्ट का, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करने का, ये बिल्कुल सही है। पहली बात तो यहाँ कोर्ट ने कही। दूसरा पॉइंट कोर्ट ने कहा कि आप एक एक्टर हो और मैं कह रहा हूँ कि आप एक प्रोफेशनल हो, तो इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सर्विस सेक्टर वाला बंदा अगर 15 रुपये की सर्विस दे रहा है तो उसमें मुश्किल से 5 रुपये खर्चा करता है, 10 रुपये उसकी प्रॉफिट होती है। वैसे ही आप लोग भी जो एक्टिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो उसमें आपका खर्चा क्या है? आपका खर्चा तो बस यही है ना कि आपको एज अ एक्टर खुद को प्रेजेंट करने के लिए महंगे कपड़े, महंगी घड़ियाँ, महंगे जूते पहनने हैं, बड़े घर में रहना है, लंबी गाड़ी चलानी है, बस इतने ही खर्चे हैं ना। और तो कोई तुम्हारा एक भी सब बहुत होगा तो एक सपोर्ट स्टाफ रख लोगे, तुम पीए रख लोगे, पीए के मोबाइल फ़ोन का बिल भर दोगे, यही तो खर्चा है तुम्हारा। तुम्हारी मार्जिन इतनी ज़्यादा है कि तुमको प्रोफेशनल्स में रखना हमारे हित में है। तुमको बिजनेस में रखेंगे तो तुम हमें डुबा दोगे।
इसलिए प्रोफेशन विल ऑलवेज इंक्लूड वोकेशन। ठीक, यस। अब देखो इस पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड वोकेशन डज नॉट हैव एनी मटीरियल सिग्निफिकेंस, डज नॉट हैव एनी मटीरियल सिग्निफिकेंट। सर अभी तो आपने इतने प्यार से समझाया कि बिजनेस और प्रोफेशन जो है उसको इनकम टैक्स अलग अलग ट्रीट करता है, और फिर आप कह रहे हैं कि इसका कोई मटेरियल सिग्निफिकेंस नहीं है। बेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पैराग्राफ पता है किसने लिखा है? किसी बहुत बड़े पैसे वाले आदमी ने। जो बहुत रईस लोग हैं ना, उनके लिए बिजनेस और प्रोफेशन का अंतर मैटर ही नहीं करता। पता है क्यों? क्योंकि बिजनेस और प्रोफेशन में भेदभाव कब किया जाता है? जब हम बिजनेस और प्रोफेशन को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के तहत टैक्स कराना चाहते हैं। जब हम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आते हैं ना, तो यहाँ पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस को और प्रोफेशनल को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो मटेरियल सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों नहीं है? बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहाँ तक अवेलेबल है पता है? अप टू 2 करोड़ ओनली। 2 करोड़ क्या? टर्नओवर भाई साहब, प्रॉफिट नहीं, ये मत सोचना। टर्नओवर, पूरा सेल्स आपका अगर 2 करोड़ से ज़्यादा गया तो ये सेक्शन आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। बेटा जो बहुत बड़े लोग हैं ना, वो इस सेक्शन को हल्के में लेते हैं, पर मेरे जैसा मिडिल क्लास गरीब आदमी जो बनारस में बैठ के प्रैक्टिस कर रहा है, मुझे तो ये सारे के सारे क्लाइंट्स ऐसे ही मिलते हैं। 44AD 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंडर में मेरे को रिटर्न फाइल करना है। तो भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे लिए सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात और बता दूँ, जो आपका एग्जामिनर है ना, वो भी गरीब आदमी है, क्योंकि ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला जो सेक्शन है ना, इसमें से कन्फर्म है आपको 4 क्वेश्चन आने। किसी भी पेपर, मैंने आज तक कोई पेपर नहीं देखा जिसमें 4 से कम क्वेश्चन आए हो। किसी में 6-8 आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है अपने लिए। खैर, द पॉइंट बीइंग कि बिजनेस और प्रोफेशन में अंतर कहाँ पे है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आने पे। सर आप भी ADA में फाइल करते हो अपना रिटर्न? नहीं बेटा, मेरा रिटर्न टैक्स ऑडिट होता है, मैं उतना भी गरीब आदमी नहीं हूँ। भगवान की दया से बहुत पैसा है, मेरा टर्नओवर इससे ज़्यादा है। ओ बाय द वे ये 2 करोड़ टर्नओवर जो है ना भाई साहब, ये बिजनेस के लिए। मैं कह रहा था ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में बिजनेस और प्रोफेशन को अलग अलग ट्रीट करते हैं। मैं रुको इसको सही भी कर देता हूँ हाथ के हाथ। अच्छी चीज़ याद दिलाई तूने। मेरा टर्नओवर पूछ रहा है, ये देख बताता हूँ। देख भाई, अगर आपका बिजनेस है, मैं 2 डिफरेंस अभी बता दे रहा हूँ एकदम हाथ में कि 44AD में और ADA में क्या डिफरेंस है। AD होता है बिजनेस का सेक्शन, ADA होता है प्रोफेशनल का सेक्शन। मैं यहाँ लिख दूँ AD 44AD एंड दिस इज 44ADA। मैं यहाँ पे 44 भी लिख देता हूँ, तुम्हें याद रहेगा सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एंड दिस इज 44AD। 44AD कहता है कि बिजनेस का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ मेरे सेक्शन में जा सकता है। प्रोफेशनल का टर्नओवर 44ADA में कब तक जा सकता है? सिर्फ 50 लाख तक। बताओ, यानी आपका टर्नओवर अगर 50 लाख से भी ज़्यादा है एज अ प्रोफेशनल, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मैं क्या बोलने जा रहा था, हाँ 50 लाख से अगर ज़्यादा है तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में नहीं फाइल करा सकते, और तो और टैक्स ऑडिट कराना ही पड़ेगा। और अगर 50 लाख से नीचे है तो 44ADA में फाइल कर सकते हैं। तो 50 लाख बहुत कम नहीं है। वैसे मेरा टर्नओवर, मैं ये नहीं कहना चाहता था कि मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है। मेरा टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मैं इसलिए मेरे को ध्यान आया कि अपने लिए टर्नओवर की लिमिट कम है। मेरा टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है, तो मेरे को टैक्स ऑडिट कराना पड़ता है भाई। ADA के लिए बहुत कम है। एग्जैक्टली दीपक बाबू, एग्जैक्टली मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी छोटे शहर में बैठ के अगर 50 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर कर रहा है साल में, तो फिर तुम खुद ही सोच लो कि 50 लाख की क्या हैसियत है टर्नओवर के मामले में। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? पूरी की पूरी सेल्स। अब पूरी की पूरी सेल्स में से मेरे खर्चे भी तो हो रहे हैं, प्रॉफिट थोड़ी मेरा इतना बच रहा है। प्रॉफिट तो बहुत थोड़ा सा बचता है, लेकिन सेल की लिमिट भाई 50 लाख के ऊपर गई तो टैक्स ऑडिट कराओ। यहाँ पे पहली बात तो 44AD में लिमिट दी है 2 करोड़ रुपए की। दूसरी बात देखो, 44AD में कहता है ना कि बिजनेस जो है
उसमें हम टर्नओवर का 8% प्रॉफिट मान लेंगे। और भी रेट्स हैं, 6% की भी एक रेट है, पर उसको छोड़ दो, जब 4480 पढ़ेंगे तब पर डिस्कस करेंगे। पर ये देखो 4480 कहता है कि 8% आपके टर्नओवर का हम प्रॉफिट मान लेंगे, उस पर जो टैक्स बनता है वो टैक्स ले लीजिए। अब देखिए प्रोफेशनल्स के लिए क्या बोलता है, प्रोफेशनल्स के लिए बोलता है कि आपके टर्नओवर का 50% हम क्या मान लेंगे, प्रॉफिट मान लेंगे। जितना सेल हुई उसका आधा आपका प्रॉफिट है। 100 टर्नओवर किस में आएगा, मतलब 4480 में 2 करोड़ से ऊपर गया तो हाँ 4480 से निकलने के लिए आपको 2 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर करना पड़ेगा, तब आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। और ये सेक्शंस इतने पावरफुल हैं, लोग रियलाइज़ नहीं करते। मैं जब इन सेक्शंस पे आऊँगा तो मैं बड़ी खतरनाक बातें बताऊँगा। 100 करोड़ का टर्नओवर है तो टैक्स ऑडिट कराना ही कराना है। फिर तो टैक्स ऑडिट आपके लिए कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 100 करोड़ टर्नओवर है तो इसका मतलब कि अकाउंटिंग पे जो आप खर्चा कर सकते हो दैट इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ योर रेवेन्यू। गरीब लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अपन गरीब लोग अच्छे सीए को अफोर्ड नहीं कर पाते, अच्छा अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं करा पाते, क्योंकि एक अच्छा अकाउंटेंट ना आपके बिजनेस को मतलब इमीडिएटली 20% का प्रॉफिट दिला सकता है मिनिमम। आप एक अच्छा अकाउंटेंट रख लो वर्सेस एक खराब अकाउंटेंट, मिनिमम 20% आपका अगले साल प्रॉफिट जंप कर जाएगा, या फिर खर्चे कम हो जाएंगे 20%। जीएसटी ऑडिट, इनकम टैक्स ऑडिट सब करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। 100 करोड़ टर्नओवर पे तो भाई साहब वो आदमी क्या क्या कर रहा होगा वही जानता है। 4 तरह के 5 तरह के तो ऑडिट करवा रहा होगा वो अपने। 100 करोड़ का टर्नओवर, मेरे क्लाइंट थे, मुझे याद है कितना टर्नओवर था उनका, अप्रॉक्सीमेटली 350 करोड़, रियल इस्टेट के क्लाइंट थे वो। भाई साहब इतने परेशान रहते थे, वो साल में 2-2 बार मेरे से इंटरनल ऑडिट करवाते थे अपनी मर्जी से। सरकार नहीं बोल रही ऑडिट कराओ, वो साल में 2 बार मेरे को बुलाते थे। 6 मंथली मेरा ऑडिट होता था। उन्होंने पहले तो क्वार्टरली बोल रहे थे, मैंने हाथ जोड़ दिया कि भैया क्वार्टरली मत पकड़ो, मुझे कम से कम कुछ तो टाइम दे दो जीने का, मेरी भी पर्सनल लाइफ है। क्योंकि उनके ऑडिट पे गए तो सुबह अपन जाते थे, रात को खाली होते थे, रहना खाना सब उनके यहाँ बढ़िया, एसी वैसी व्यवस्था। पर भाई साहब काम बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा हेडेक होता है ऑडिट। तो ऑडिट का हेडेक वही संभाल सकता है जिसके पास पैसे हों, पैसे नहीं तो ढंग का ऑडिट नहीं मिल पाएगा। फिर वही सस्ते से किसी सीए को पकड़ के 4000, 5000, 8000 फीस दे दोगे और उसको उससे साइन करा के रिपोर्ट ले लोगे, तो वो तुम सरकार को दिखाने के लिए कर रहे हो, खुद के लिए नहीं कर रहे हो। खुद के लिए भी ऑडिट कराने के बड़े फ़ायदे होते हैं, पर वो लोग सरकार को दिखाने के लिए करते हैं। फिर खैर चलिए अपन मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है कि प्रोफेशन और वोकेशन को अलग अलग, सॉरी प्रोफेशन और वोकेशन कह रहा हूँ, बिजनेस और प्रोफेशन को अलग अलग ट्रीट किया जाता है जब बात आती है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की। चलिए अगली डेफिनेशन आई इनलीगल बिजनेस की। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्कोप ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन पढ़ रहे हैं, बेसिस ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं पीजीबीपी का। अभी भी हमने खत्म नहीं करा है, अभी तक हम ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं। इलीगल बिजनेस, इनकम टैक्स बड़ा क्लियरली बोलता है कि भैया तुम्हारा धंधा गैर कानूनी है या तुम्हारा धंधा लीगल है, उससे मेरे को मतलब नहीं है, मुझे तो चाहिए पूरा का पूरा इनकम पे टैक्स। ये स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन क्यों लाना पड़ा, क्योंकि एक स्मगलर भाई साहब जो हैं वो धरे गए, जेल में चले गए, वो तो ठीक है चलो, उन्होंने बड़ा पैसा कमाया, इनकम टैक्स वालों ने उनको ऊपर छापा मार दिया, ये निकले वो निकले। उनके वकील साहब ने बोला कि किस हक से इनकम टैक्स वाले हमारे घर आए हैं। इनकम टैक्स किस पे लगता है, इनकम पे लगता है। इनकम किस चीज़ से होती है, बिजनेस से, प्रोफेशन से। हमारा एसएससी जो करता है उसको ये सरकार बिजनेस मानने को तैयार ही नहीं है। अगर ये सरकार ये जो भी स्मगलिंग करते थे उसको बिजनेस मानने को तैयार है तो फिर इनको सजा क्यों दे रही है। एक फ्री कंट्री में बिजनेस करना तो बिल्कुल ही अलाउड है। फिर या तो आप मेरे को जेल से छोड़िए, मेरे से टैक्स लेना है तो, और अगर जेल से नहीं छोड़ना है तो कम से कम टैक्स तो मत लो यार। ये बाकायदा एक केस हुआ, खूब बहस हुई, अंत में इनकम टैक्स वालों ने तंग आके बोला कि भाई केस चला 3 साल। इनकम टैक्स वालों ने दूसरे साल पता है क्या किया, लॉ ही चेंज कर दिया, सीधे सीधे क्लैरिफिकेशन डाल दी कि भैया बिजनेस विल इंक्लूड इलीगल बिजनेस, हैव फन। आपका बिजनेस या प्रोफेशन लीगल है या इलीगल है उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। डन।
क्लियर है ये चीज? यस। चलो, अब अपना बेसिस ऑफ चार्ज या कहूँ कि स्कोप ऑफ पीजीबीपी खत्म हुआ। हमने आपको बता दिया है कि पीजीबीपी में क्या क्या टैक्सेबल होगा, और इतना लंबा डिस्कशन करने के बाद अगर आपको याद ना आ रहा हो, याददाश्त कमज़ोर पड़ गई हो, कितने सारे पॉइंट्स पढ़े थे हमने, तो एक बात समझ लो सीधी सीधी, कोई भी ऐसा इनकम जो आपको बिजनेस करने से या प्रोफेशन करने से हुआ हो, वो किसी भी तरीके का बिजनेस हो, किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, किसी भी तरीके की इनकम आपकी हुई हो जो बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड हो, भले ही वो डायरेक्टली सेल्स ना हो, हमेशा पीजीबीपी में आएगी। बिजनेस का मतलब आप ओनर हैं उस बिजनेस के। जहाँ पे आपकी ओनरशिप नहीं है वहाँ पे आप पीजीबीपी के अंदर टैक्स भी नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज अपॉइंटेड एज मैनेजर ऑफ अ बिजनेस, और एज अ मैनेजर उसको 40% प्रॉफिट दिया जाता है शेयर का, बोलते हैं सैलरी नहीं देंगे, 40% प्रॉफिट देंगे तुम्हें। क्या वो मैनेजर उस बिजनेस का पार्टनर बन गया, ओनर बन गया? नहीं, भले ही उसे प्रॉफिट का शेयर मिल रहा हो, ही इज स्टिल एन एम्प्लॉय। अगले दिन मुंह उठा के ओनर उसको निकाल सकता है कि भैया अपना हिसाब किताब कर लो, बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से, और तुरंत नया बंदा ले आएगा। वो बंदा ओनर नहीं है। तो जहाँ ओनरशिप है, जहाँ आप बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, जहाँ पे फिक्स वैसा सिस्टम है कि हाँ भाई आपका ये बिजनेस है, ये काम करना है, फिक्स बना के दुकान खोल के बैठे हो आप, या प्रोफेशनल फुल टाइम सर्विस दे रहे हो, तो वो बिजनेस और प्रोफेशन हो जाएगा। मैं ये ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग कुछ चीज़ें पार्ट टाइम के लिए करते हैं। आई एम द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट। आई डू सो मेनी थिंग्स पार्ट टाइम, आई कांट टेल यू। मेन प्रोफेशन मेरा क्या है, आई एम स्टिल अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जब मैं ITR भरता हूँ तो मेरे ITR में मेन इनकम जो होती है ना, वो पीजीबीपी की ही होती है। और इसको कहाँ डालता हूँ? टीचिंग इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, राइट? पर इसको मैं कहाँ डालता हूँ? इसको मैं डालता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, बिकॉज दिस इज नॉट माई मेन बिजनेस। दिस इज वॉट आई डू एज अ हॉबी, बिकॉज आई लाइक टीचिंग। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो पीजीबीपी नहीं है। तो अपना बेसिक फंडा रखोगे, जिसका मेन धंधा जो है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट लेके चल सकते हो? ग्रेट। अभी तक तो हमने पढ़ा कि भैया ये भी टैक्सेबल होगा, वो भी टैक्सेबल होगा, सब कुछ टैक्सेबल होगा। अगले टॉपिक में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कहाँ कहाँ राहत मिलेगी हमें, कहाँ कहाँ हमें खर्चे घटाने को मिलेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक डिडक्शंस ऑफ द अंडर द एक्ट। मतलब ये सेक्शंस जो हैं, सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37, ये उन एक्सपेंसेस को कवर करते हैं जिसको एक्सप्रेसली अलाउ कर दिया गया है एज डिडक्शन। कि जब भी आप बिजनेस इनकम कंप्यूट करेंगे, ये सारे खर्चे तो स्पेसिफिकली आपको अलाउ होंगे ही। ये एक्ट ने खुद कह दिया तुम्हें। और एक्ट ने खुद क्यों कह दिया? क्योंकि ये कॉमन खर्चे हैं, सबके होते हैं, और इसमें लोग अलग अलग दिमाग लगा रहे थे। तो इनकम टैक्स ने सोचा यार मैं ही बता दूं कि कितना अलाउड होगा, कैसे अलाउड होगा, क्या रूल्स रहेंगे, ये खर्चे तो बार बार सबको क्लेम करने हैं। तो उन्होंने एक बार में लिख दिया कि ये खर्चे देखो इस रूल के अंडर ही होंगे, इस कंडीशन में ही होंगे, और ऐसे ऐसे ही होंगे, यहाँ पे तुम क्लेम कर सकते हो। और कोई खर्चा है तो बताओ, उसके लिए और भी छोड़ दिया, रेसिडुअल हेड छोड़ दिया कि अदर एनी अदर बिजनेस एक्सपेंस यू कैन क्लेम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। वो तो हम देखेंगे, तुम फर्जी खर्चा क्लेम कर रहे हो तो हम नहीं देंगे क्लेम, वो तो बाद में केस लड़ेंगे। पर इनकम टैक्स एक्ट ने दो बातें साफ साफ कह दी कि भाई ये खर्चे तुम ले सकते हो, इसके अलावा और भी खर्चे कोई हैं तो बता देना, और इन खर्चों के बारे में ये रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर? कैन वी स्टार्ट स्पेसिफिक डिडक्शंस अंडर दिस एक्ट? चलो लेट्स गो। सबसे पहले सेक्शन 30, सबसे सीधा साधा सेक्शन 30 कहता है कि भाई साहब आपने अपने बिजनेस के लिए कोई रेंट पे किया। रेट्स का मतलब लोकल जो टैक्सेस होते हैं उसको रेट्स बोलते हैं। कोई टैक्सेस पे करे बिजनेस के लिए, कोई रिपेयर कराया, कोई इंश्योरेंस कराया, किसका? बिल्डिंग का। ओ हो, यानी कि मैं इन सारे हाइलाइट्स को जो करता आ रहा था,
ये तो बेटा बेवकूफ़ी थी। ये रेंट का खर्चा नहीं है, रेट का खर्चा नहीं, टैक्स का खर्चा नहीं, रिपेयर का खर्चा नहीं, इंश्योरेंस का खर्चा नहीं। इस वाले सेक्शन में सिर्फ बिल्डिंग का खर्चा होता है अलाउ। सेक्शन 30 कहता है कि भैया आपने अपने धंधे के लिए कोई बिल्डिंग रखी है, उस बिल्डिंग के लिए क्या आप रेंट देते हो, कोई लोकल रेट्स, कोई टैक्सेस पे करते हो, बिल्डिंग की रिपेयर पे कुछ खर्चा हुआ, बिल्डिंग के इंश्योरेंस पे कुछ खर्चा हुआ, तो बिल्डिंग के जितने खर्चे हैं वो इसी सेक्शन में अलाउ होंगे। सेक्शन 30 कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं, एक सेकेंड। चलिए, बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा, आपने ये सेक्शन पढ़ा, आपके मन में आया कि सर बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चा मैं अपने बिजनेस में क्लेम करना चाहता हूं, तो आपको किस किस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि जहां पे प्रीमाइसेस आपने खुद ही ऑक्यूपाई करके रखी है। अब दो तरीके से ऑक्यूपाई कर सकते हो, या तो आपकी खुद की बिल्डिंग है, लैंडलॉर्ड हो आप, या तो आप टेनेंट हो। अगर आप टेनेंट हो तो आप किस किस चीज़ का क्लेम ले सकते हो, आप रेंट पे कर रहे हो उसका क्लेम ले लो। कोई आपने माइनर रिपेयर कराई, जब रेंट अग्रीमेंट होता है ना तो उसमें लिखा रहता है कि मेजर रिपेयर होगी तो मालिक कराएगा, माइनर रिपेयर होगी तो किराएदार कराएगा, ये हर एग्रीमेंट में लिखा रहता है, स्टैंडर्ड है। तो कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अगर आपने एज अ टेनेंट बियर करी, उसका खर्चा आप क्लेम कर सकते हो। कोई आपने अमाउंट पेड टू, ठीक है। अगर आप लैंडलॉर्ड हो तो आप क्या क्या क्लेम कर सकते हो, कोई भी आपने करेंट रिपेयर्स कराए हैं, करेंट रिपेयर्स मतलब बड़ा रिपेयर है लेकिन रिपेयर की कैटेगरी में ही आता है और इसी साल आपने कराया। करेंट रिपेयर्स टू द प्रीमाइसेस, करेंट रिपेयर्स आर दोज रिपेयर्स विच आर डन टू मेंटेन द बिल्डिंग। मेंटेनेंस के लिए कोई आपने खर्चा कराया बिल्डिंग के और आप उस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो तो आप उस बिल्डिंग के खर्चे को क्लेम कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ तक सब कुछ कंफर्टेबल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो दिख नहीं रहा मुझे, सब लोग कंफर्टेबल हो यहाँ तक। और यस के अलावा प्लीज़ कुछ और लिखना। हाँ हाँ ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि तुमने यस लिखा है पीछे के किसी क्वेश्चन पे और उसके बाद भी नीचे यस यस आता रहता है, मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, पुराना मैसेज है, नया मैसेज है। ओके चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। अगली चीज़, ये तो क्या हो गया, रेंट की बात हो गई। रेंट और कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स ले सकते हैं एज अ टेनेंट, एज अ लैंडलॉर्ड हम करेंट रिपेयर्स और जो भी आपने मेंटेनेंस के लिए खर्चा किया उसको क्लेम कर सकते हो। उसके बाद आपने अगर कोई भी लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड पे कोई टैक्स है, अगर लैंड पे का टैक्स मतलब म्यूनिसिपल टैक्सेस, कोई भी लोकल रेट्स या म्यूनिसिपल टैक्सेस, मैं सबको हाईलाइट कर ही क्यों रहा हूँ, हटाओ इसको। म्यूनिसिपल टैक्सेस अगर आपने पे किए हैं, आप उसकी 43B की सेक्शन की कंडीशंस हैं कुछ, उसको ये करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस के खर्चे अलाउ हो जाएंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं, अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इस पे अपन बहुत ही डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, इस पे बहुत ही अच्छा आपका क्वेश्चंस का, इनफैक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हाई फ्रॉम दिस सेक्शन। ये कुछ सेक्शंस हैं जिनसे फ्री के नंबर आते हैं, इजी सेक्शंस है, एक बार पढ़ लो और एग्जामिनर्स को बड़े पसंद है क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। बहुत इजी नंबर है, फ्री के नंबर है, उठा के ले जाना। 44AD 44ADA, एक ऐसे ही 44AE करके सेक्शन है और सेक्शन 43B, इस तरह के सेक्शंस बहुत ही प्यारे हैं, सिंपल टू अंडरस्टैंड, एक बार समझ में आ गए, फोकट के नंबर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, आपने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, उसका क्लेम ले सकते हो। इंश्योरेंस किस चीज़ के अगेंस्ट होना चाहिए, रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइसेस, मतलब आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया तो आपको उसके प्रीमियम की छूट मिलेगी। डन, यहां तक हो गया। अब अपन कुछ कुछ इसके फाइन पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर बिजनेस प्रीमाइसेस आपकी खुद की है, बिलोंग्स टू द एसएससी, तो आप कभी भी रेंट की छूट नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स कॉमन सेंस की बात है, मैं खुद ही ओनर हूँ तो मैं रेंट की छूट कैसे ले सकता हूँ, पर कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है। ये पॉइंट अलग से क्यों बोलना पड़ा, क्योंकि एक भाई साहब ऐसे थे जो कहते थे कि जब मैं बिजनेस की बैलेंस शीट बनाता हूँ तो इवन माई नेम इज मेंशन्ड इन दैट बैलेंस शीट एज अ सेपरेट पार्टी, राइट, वो कैपिटल अकाउंट में लिखा रहता है ना,
सर याद रखने का कोई तरीका इतने सारे सेक्शंस को? अरे आकाश बाबू, बड़ा सिंपल तरीका है। पहली बात तो ये समझ लो कि सारे सेक्शंस याद करने ही नहीं है, आधी टेंशन दिमाग से ऐसे ही तुम्हारे चली जाएगी। तुम्हें करना क्या है? तुम्हें करना ये है बस कि एक ओवरऑल थीम समझ जाओ। उस थीम में क्या होगा ना कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो खुद ही तुम्हें याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैरी पॉटर की 7 मूवीज़ थी ना, 7 या 8 मूवीज़ थी, तो भी तुम्हें हैरी पॉटर का नाम याद है। मैं हरमाइनी बोलूँगा तो पहचान जाओगे, रॉन बोलूँगा तो शायद पहचान जाओगे। अब अगर मैं उसमें नेविल बोलूँ तो तुम शायद ना पहचानो, वो कैरेक्टर तुम्हें उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। तो जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है मैं खुद ही तुम्हें बता दे रहा हूँ कि यार इनको ध्यान रखो, इनको पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा। ये सेक्शंस बड़े अच्छे अच्छे हैं। जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) मैंने बताया था सैलरी के टाइम में, अरियर सैलरी की छूट लेने के लिए, वो बहुत मज़ेदार सेक्शन है। तो जो सेक्शन इस तरह के हैं जो खुद ही स्टैंड आउट करते हैं, मैं खुद ही मार्क कर दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, बस उनको याद रखना और वो खुद ही याद हो जाएंगे, क्योंकि बार बार हम उन्हें रिपीट करते रहेंगे। ये ऐसे सेक्शंस हैं जो कई जगह पे काम आते हैं, तो हम बार बार रिपीट करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। बाकी रिवीजन में भी तुम उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दोगे क्योंकि मैंने हाईलाइट किया हुआ है। डोंट वरी, अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल मत लो सेक्शन याद रखने का, वो खुद से ही याद होने चाहिए, नेचुरली याद होने चाहिए, वही याद रहता भी है। रटोगे तो तुरंत भूल जाओगे। ओके, अगर एसएससी की खुद की है प्रॉपर्टी तो वो रेंट नहीं ले सकता। तो एक भाई साहब का कहना था कि मेरी बैलेंस शीट में चूंकि मेरा नाम थर्ड पार्टी के तौर पे लिखा है, कि इसका मतलब बिजनेस मेरे से अलग है। अगर बिजनेस मेरे से अलग है और मैं अपनी प्रॉपर्टी बिजनेस को दे रहा हूँ, तो वाई कांट आई टेक द रेंट फ्रॉम द बिजनेस? तो वो ऐसे करके रेंट ले रहे थे और रेंट का खर्चा क्लेम कर रहे थे। तो पीजीबीपी में ये एक्सप्लेनेशन डालना पड़ा कि नहीं भैया, रेंट का खर्चा तभी मिलेगा अगर प्रीमाइसेस आपकी खुद की नहीं है तो। ठीक, अगर प्रीमाइसेस अगर एसएससी पार्टनरशिप फर्म में है और बिजनेस प्रीमाइसेस जो है वो किसी पार्टनर की हैं, तो उस केस में उस रेंट को अलाउ कर देंगे, क्योंकि वो जेन्युइन बात है भाई। अगर कोई पार्टनर 50 लाख रुपए लगा रहा है एक बिजनेस में, दूसरा पार्टनर आ रहा है वो भी 50 लाख रुपए लगा रहा है, दोनों ने 50-50 की शेयरिंग कर ली। अब प्रीमाइसेस जहाँ पे बिजनेस हो रहा है वो किसी एक पार्टनर की है, तो वो बंदा अपना 50 लाख रुपया कैश तो लगा ही रहा है, अपने रियल एस्टेट को भी जो कहीं और दे के वो रेंट कमा सकता था वो भी लगा रहा है। क्या उसको उसके लिए कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल फेयर कॉम्पनसेशन है भाई साहब। तो पार्टनर होने की वजह से उसे ये खर्चा डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। हाँ भाई, मेरी खुद की प्रॉपर्टी है, मैं ही खुद ही बिजनेस का ओनर हूँ, तो मेरे को खर्चा अलाउ नहीं होगा। ठीक, जो उस प्रॉपर्टी से पार्टनर को रेंट मिल रही है, रेंट फ्रॉम सच अ बिल्डिंग, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में उसके हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। उसको हम पीजीबीपी में नहीं दिखाएंगे। याद है मैंने एक बार बोला था आपसे कि पार्टनरशिप फर्म से जो भी इनकम हो पार्टनर की, वो सारी पीजीबीपी में दिखा दो, चाहे वो किसी भी नाम से दिखा रहा हो। लेकिन रेंट के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि रेंट जेन्युइन एक्सपेंस है। ठीक, ओके, ये पॉइंट क्लियर? यस, कम ऑन। ओके, चल अगली बात पे आते हैं। बेटा, बड़े दिनों से मेरा एक सपना था कि मैं एक घर बनाऊं जिसमें पहली बात तो कम से कम 2 गाड़ियों की पार्किंग हो, उसके बाद उस घर में पार्किंग होने के बाद एक छोटा सा गार्डन हो, और बेटा गार्डन के साथ ही साथ ना मेरा ऑफिस हो, कि मैं अपने केबिन से ऐसे चेयर घुमा के देखूं तो हरियाली ही हरियाली दिखे, फूल पत्ते, फल, चिड़िया, बहुत ही सुंदर, मन को शांति मिलेगी। वो मेरा ऑफिस हो जाएगा। मैं क्लाइंट्स को वहीं बुलाऊंगा, वहीं मिलूंगा, स्टाफ को भी वहीं बिठा दूंगा, बाहर हॉल में एक ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा ऑफिस बना दूंगा। फर्स्ट फ्लोर जो मेरा है वहाँ पे रेसिडेंस हो जाएगा। तो खाना खाना है तो जैसे ही खाना बन गया इधर मैसेज आ जाएगा, धीरे से उठ के गए, ऑफिस से गए, खाना खा के आ गए, सोना भी हुआ, नींद भी आ रही है तो थोड़ा सा गए, हाँ मैं आ रहा हूँ ऐसा हाय हेलो करके, या फ़ोन उठा के धीरे से निकल लिए, जाके ऊपर सो गए। बेटा अगर कोई बंदा ऐसा करता है कि अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा है, आधा हिस्सा रहने के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन जो अलाउ होगी वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के एसेट के लिए अलाउ होगी। अगर रेंट पे हो रही है
तो रेंट भी सिर्फ आधी ही अलाउ होगी, क्योंकि आधा ही स्पेस आप बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर कोई आप उस प्रॉपर्टी पे सपोज़ करो पेंट करा रहे हो या कोई भी खर्चा कर रहे हो, तो वो देखा जाएगा कि भैया जो बिज़नेस के शेयर में खर्चा हुआ है सिर्फ उतना ही खर्चा अलाउ हो, जो आप अपने घर के रिस्पेक्ट में खर्चा कर रहे हो वो अलाउड नहीं है। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ? सारे खर्चे हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेटली बांट लेंगे टू द पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस विच इज यूज्ड फॉर बिजनेस। ओके, चलो एक सेकंड। अब आइए, इस मुद्दे पे कुछ केस भी हो चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने सिंपल यहाँ पे डाल दिए हैं ताकि आपके दिमाग में रहें। बहुत लंबा चौड़ा केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। सीधी सीधी बात, एक एसएससी ने एक प्रीमाइसेस लीज पे ली अपना बिजनेस करने के लिए। वो प्रीमाइसेस उसको बहुत पसंद थी। वो ओनर जो था ना, वो बोल रहा था कि सर मैं आपको दे दूंगा तो पता है क्या होगा, मेरा जो पिछला टेनेंट है वो मेरा पैसा नहीं देगा। मेरा टेनेंट अभी एक है, वो 3 महीने से मेरे को पैसा नहीं दे रहा है, मैं उसको निकाल दूंगा तो उसके पैसे भी चले जाएंगे। तो वो बोलता है भैया आप चिंता ही मत करो, मैं उसके भी पैसे दे दूंगा, लेकिन आप मुझे घर दे दो ज़रूर प्लीज़। वो अरियर ऑफ रेंट भी प्रीवियस टेनेंट का पे कर दिया, और वो जो खर्चा किया वो भाई है तो खर्चा बिजनेस के लिए। यस, वो रेंट पे कर रहा है बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग कहाँ यूज़ कर रहा है, बिजनेस में यूज़ कर रहा है। कायदे से तो देखो ये खर्चा अलाउ होना चाहिए था, पर इस केस में क्या हुआ, ये खर्चा डिसअलाउ कर दिया गया। ये केस रेवेन्यू जीत गया, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जीत गया। यहाँ पे डिसीजन ये आया कि आपने अगर कोई अरियर ऑफ रेंट, मतलब ऐसे टाइम का रेंट पे किया है जिस टाइम पे आप वहाँ बिजनेस नहीं कर रहे थे, तो वो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, वो अलाउ नहीं होगा। अरियर्स ऑफ रेंट वेदर पेड अंडर लीगल ऑब्लिगेशन और वॉलंटरली, मान लीजिए कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था जहाँ आप बाइंडेड थे कि भैया पिछले कोई टेनेंट छोड़ के भी भाग गया तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो चाहे आप लीगल ऑब्लिगेशन के तहत दे रहे हो या अपने मन से दे रहे हो, वो खर्चा अलाउड नहीं है, इट कैन नॉट बी डिडक्टेड। क्लियर? हाँ, लेकिन आपका खुद का अरियर ऑफ रेंट है तो क्या वो अलाउ होगा? बेटा वो तो तभी अलाउ हो गया होगा उसी साल में जिस साल में वो रेंट ड्यू हुआ था। खर्चे ड्यू बेसिस पे भी आप क्लेम कर सकते हो, भले ही एक्चुअली आपने पे ना किए हो, पर कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे बिना खर्चा एक्चुअली किए क्लेम करना अलाउड नहीं है। वो उस खर्चे की बात होती है 43B में, इसलिए 43B इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला पॉइंट आओ, अगला केस। अगर अरे देखो, मेरा फेवरेट केस है ये। पता है क्यों? मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करने गया था कुछ साल, ऐसे मेरे बीते थे जब मैं सिविल, इनफैक्ट मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ किया हुआ है। एक मतलब बहुत कुछ, मतलब ऐसा बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा हूँ, पर हाँ काम बहुत सारे किए हुए हैं। मैं गया था IAS की तैयारी करने, जब वहाँ पे नहीं दाल गली तो मैंने अपनी प्रैक्टिस छोटी सी खोल ली कि चलो पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाई भी होती रहेगी। तो मेरा जो पहला क्लाइंट था दिल्ली में, ही यूज्ड टू गिव शेयर इन प्रॉफिट एज रेंट। मैं बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सुभाष नगर एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, उसके पास में एक पैसिफिक मॉल है। पैसिफिक मॉल के टॉप फ्लोर पे एक लॉक एंड लोड करके पेंट बॉल वाला एरिना है। वो एरिना कर्मा एंटरटेनमेंट करके फर्म है, और करमजीत सिंह बाबा जी वो मेरे क्लाइंट हैं। तो वो मेरे पहले क्लाइंट थे दिल्ली के। उनका सिस्टम क्या था मॉल के साथ, कि जो भी टर्नओवर होगा उनके पेंट बॉल एरिना में, उस टर्नओवर का 20% हर महीने वो किसको देंगे? मॉल को देंगे, एज अ रेंट। आज भी उनके बुक्स में ये एज अ रेंट ही ट्रीट होता है, पर इनकम टैक्स अलाउ नहीं करता। इनकम टैक्स कहता है कि प्रॉफिट का शेयर कभी भी रेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये क्यों किया इनकम टैक्स ने? ये इसलिए किया क्योंकि बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म्स में पार्टनर क्या कर रहे थे कि अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को रेंट बोल के ले रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई मेरी प्रीमाइसेस है, मुझे रेंट मिलना चाहिए,
हाँ हाँ मिलना चाहिए। तो चलिए आपका यहाँ जितना भी टर्नओवर होगा उसका 20% में रेंट के तौर पे ले लूँगा। और ये बोल के वो फिर क्या करते थे ना, रेंट बोल के अपने यहाँ डलवाते थे अकाउंट में पैसा, और फिर उस पर बोलते थे कि अरे रेंटल इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगी ना पीजीबीपी में कहाँ आएगी, मेरी प्रॉफिट थोड़ी है, क्योंकि प्रॉफिट इज़ द ओनली थिंग दैट्स टैक्सेबल उधर पीजीबीपी में, फर्म में। तो प्रॉफिट का शेयर जो है वो मिनिमम रखा जाता था, उसका रीज़न था टैक्स सेविंग के लिए। आज भी हमारे फर्म में, सीए फर्म्स में ये होता है कि सीए लोग बहुत दिमाग लगाते हैं कि कैसे प्रॉफिट जो है फर्म का एकदम मिनिमम आए। रीज़न इसकी भाई फर्म पे फ्लैट 30% टैक्स है, सीधी बात। तो बहुत सारे पार्टनरशिप फर्म्स इस तरह का टैक्स इवेजन का टूल ट्राई कर रहे थे। तो उस केस में ये डिसीजन आया कि भैया रेंट जो है वो फिक्स अमाउंट होना चाहिए, वो आप अपना उसमें कुछ डाल लो कि हाँ मेंटेनेंस इतना रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, लेकिन शेयर इन प्रॉफिट टाइप की चीज़ों को हम रेंट नहीं मानेंगे, उसको रेंट वाले सेक्शन में हम नहीं छूट देंगे। हाँ कहीं और तुम छूट ले लेना भाई, जेन्युइन बिजनेस एक्सपेंस है, तुम कर रहे हो, कहीं और छूट ले लेना, पर रेंट वाले सेक्शन में हम छूट नहीं देंगे, सीधी बात। ठीक है। दूसरी बात, ये तीसरा पॉइंट बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि भैया हर साल अगर आप पेंट करवा रहे हो दीवार के बाहर बस आउटर वाला पेंट आप हर साल चेंज करा रहे हो तो उसको भी आप रिपेयर में क्लेम कर सकते हो। ये जो केस है ये रेवेन्यू हार गया था, डिपार्टमेंट हार गया था और एसएससी जीत गया था। एसएससी ने कहा था कि भैया मैंने घर अपना पेंट करवाया है, इसको खर्चा को डाल, घर बोल रहा हूँ सॉरी, फैक्ट्री अपनी उसने पेंट करवाई थी या शोरूम या कुछ ऐसा कुछ, उसमें वहाँ पे उसने बिजनेस की प्रीमाइसेस कोई पेंट करवाई थी और उस पेंट का खर्चा क्लेम किया था रिपेयर्स वाले सेक्शन में। तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने डिसअलाउ कर दिया, करे पेंट काहे का रिपेयर होता है, तुम कलर ही तो पोते हो, रिपेयर क्या किए हो। तो फिर बाद में कोर्ट में ये डिसाइड हुआ कि नहीं भैया एक्सटीरियर जो पेंट होता है वो दीवारों को बचाता है बाहर की धूप से, सर्दी से और ये सब, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिपेयर। सो दैट्स हाउ दिस केस वेंट एंड द एसएससी वन दिस केस। अगले सेक्शन पे आओ, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। ऊपर वाला सेक्शन किसके लिए था, बिल्डिंग के लिए था, सेक्शन 30 वॉज फॉर बिल्डिंग। तो सेक्शन 31 किसके लिए है, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर के लिए। मशीनरी प्लांट और फर्नीचर से रिलेटेड कैसे कैसे खर्चे होते हैं, उनका रिपेयर होता है, उनका इंश्योरेंस होता है, दो ही तरीके के खर्चे हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करेंट रिपेयर्स नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको लो ऑरेंज से हाईलाइट करते हैं, नॉट बीइंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड इंश्योरेंस in respect of plant machinery and furniture used for business purpose is allowable as reduction under section 31। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती है, ये जो सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक आप पढ़ने जा रहे हो ना, ये सारे के सारे सेक्शंस कौन सी चीज़ की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, एक्सपेंस मतलब कौन सा वाला एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, बेटा वो एक्सपेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, कहाँ पे, डेबिट साइड में। ये साइकिल समझ में आ रही है, ये पॉइंट क्लियर है बेटा जो अभी बोला मैंने, ये बात क्लियर है, यस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर हैं वो अलाउ नहीं होते हैं, सबको तो नहीं होते हैं, अपन बाद में बात करेंगे, और कुछ लोगों को होते भी हैं, बाद में बात करेंगे उस पर सबको नहीं होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है, हाँ भाई तुमने रेंट पे करा, तुमने बिल्डिंग रिपेयर कराई, तुमने फर्नीचर रिपेयर कराया, डिप्रिसिएशन हुआ तुम्हारे फिक्स एसेट्स का, ले लो खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पीएल में से घटा दो, तुम्हारा जो सेल आ रहा है उसमें से ये सारी चीज़ें घटाने को अलाउ होंगी। परचेज ऑफकोर्स तुम घटा सकते हो, ओपनिंग स्टॉक, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ता है आपको। बेसिकली जो भी अकाउंटिंग में हम लोग कॉन्सेप्ट्स फॉलो करते हैं, पीजीबीपी उन सब को मानता है। पीजीबीपी इतना प्यारा, इतना सीधा सेक्शन है कि वो ये भी नहीं बोलता कि तुम अक्रूवल करो, तुम कैश करो, वो बोलता है भाई जो करना है करो, हाँ मुझे बता ज़रूर देना, और बार बार मेथड मत चेंज करते रहना क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। मैं जब तुम्हारी पिछले साल की बुक्स दे रहा हूँ, तुमने कैश बेसिस पे बनाई है, इस साल तुमने अक्रूवल बेसिस पे बनाई है, नेक्स्ट ईयर फिर कैश बेसिस बना रहे हो, मैं कंपेयर ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इनकम टैक्स बस थोड़ा सा ही रिक्वेस्ट करता है कि भैया जो करना मुझे बता देना, और ये थाली के बैगन की तरह इधर उधर पलटते मत रहना,
जो आपने चूज़ करा उस पर टिके रहो। मेरे को क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए यार, मेरा बहुत होता है ऐसा कि वर्ड आते आते दिमाग में स्लिप हो जाता है कि मेरे को वो चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, कंपेरेबिलिटी चाहिए तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में, दैट्स ऑल। सेक्शन 30 to 37 कहेगा कि ये एक्सपेंसेस हैं जो तुम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट कर सकते हो। वो कभी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जामिनर आपको कितना भी कंफ्यूज करे, कोई भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर कभी सेक्शन 30 से लेके सेक्शन 37 तक जो भी हेड्स पढ़ोगे उसमें डालने की कोशिश मत करना। क्लियर? यस? ओ बाय द वे, यहाँ जो मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर लिखा है, इसमें प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब क्या है, मशीनरी, मतलब बहुत सारी मशीन्स एक साथ लगी हुई हैं और वो एक फाइनल आउटपुट दे रही हैं एक सिंक्रोनाइज तरीके से काम करके, उसको प्लांट बोलते हैं। मशीनरी और प्लांट में ये डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त भी हैं, क्लाइंट भी हैं, बीज का काम है उनका, सीड्स का, तो उन्होंने अपने यहाँ प्लांट लगवाया हुआ है। तो वो जो प्लांट है वो क्या करता है, उसमें मल्टीपल मशीन्स हैं, हर मशीन में से एक इनपुट ट्यूब है, एक आउटपुट ट्यूब है, कि भाई पिछली मशीन से इस मशीन में इनपुट आया, इस मशीन का आउटपुट आगे गया, वो तीसरी मशीन में गिरा, वो तीसरी मशीन से आउटपुट कहीं चौथी मशीन में गिरा। तो कई चेन ऑफ मशीन्स हैं जो मिल के एक साथ सिंक्रोनाइज होकर काम करती हैं, उसको बोलते हैं प्लांट। और मशीनरी का मतलब क्या हुआ, एनीथिंग इज मशीनरी। वो 3 इडियट्स में किया था ना, जिप ऊपर नीचे करके, जिप, anything that reduces the man's effort to do anything is called a machinery. Lever, pulley, these are all machineries. बिस्किट्स का प्लांट या कुरकुरे का, हाँ बिस्किट्स का प्लांट, कुरकुरे का प्लांट, ये सारे फैक्ट्रीज, मोस्टली फैक्ट्रीज में सारे प्लांट्स ही लगते हैं। वो छोटी फैक्ट्री जैसे होती हैं, मान लो किसी ने एक लगाया फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट लगाया, तो वो कहने को प्लांट होता है, एक मशीन होती है बस, उसमें बस क्या करो, वो लेबर आके कई बार वो भी ऑटोमेटेड हो जाता है कि वो मटेरियल, रॉ मटेरियल, फ्लाई ऐश, ये सब जिप्सम सब डाल रहा है और बाहर आके फ्लाई ऐश ब्रिक्स दूसरे मशीन से ऐसे निकलती जाती है और अपने जगह पे वो रैक पे लगती जाती है। लेबर उठा गया, लगा दिया आपने, वो लेबर उठा के रख रहा है रैक से, या कहीं वो चीज़ ऑटोमेटिक हो गई, भाई अपने आप रैक पे जा रही है। लेकिन वो मशीनरी कह सकते हो तुम, क्योंकि वहाँ मेनली काम एक ही मशीन कर रही होती है, बाकी तो मान लो बकवास कर रही होती हैं। प्लांट्स कहोगे तुम उसको जहाँ पे भाई बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, अब आ जाओ अपने असली आज के मुद्दे पे भाई साहब, आज का किंग, डेप्रिसिएशन अलाउंस, सेक्शन 32, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ पीजीबीपी, वन ऑफ द मोस्ट टाइम टेकिंग सेक्शंस ऑफ द पीजीबीपी। तो अपना टारगेट रहेगा अगली क्लास में कि डेप्रिसिएशन भाई इतना पढ़ें, पढ़ते ही जाएं और इतनी प्रैक्टिस करें कि कम से कम यार एक क्लास में तो नहीं कवर होगा, ये तो मैं कंफर्म बता रहा हूँ, 2 से 3 क्लासेस में कवर हो जाए अगर डेप्रिसिएशन, तो तुम खुद को थैंकफुल समझना। तो अगली क्लास में मेरे को आपकी बिल्कुल ज़ोरदार अटेंशन चाहिए ताकि हम डेप्रिसिएशन अलाउंस कवर कर सकें, और आप सबकी प्रेजेंस चाहिए टाइम से, लेट नहीं होना कोई, और अपनी कॉपी और पेन लेके ही बैठना। डेप्रिसिएशन में बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कॉपी और पेन यूज़ करनी पड़ेगी। With that being said, I will wrap up this class for now. Depreciation allowance I want to discuss in the next class. Okay, that's all from me. Bye bye, good night.